जब लड़का रेत के एक और टीले पर चढ़ने जा रहा था, तभी उसका हृदय फुसफुसाया। उस जगह को लेकर चौकन्ने रहना जहां तुम्हारी आंखें छलछला आए। वही वो जगह है जहां मैं हूं और जहां तुम्हारा खजाना है। लड़का धीरे धीरे रेत के टीले पर चढ़ता गया। एक बार फिर तारों से भरे आकाश में पूर्ण चंद्रमा निकल आया था। उसे नखलिस्तान से निकले 1 महीना हो चुका था। चंद्रमा की रोशनी रेत के टीलों पर छायाएं डालती हुई समुद्र की लहरों जैसा नजारा पैदा कर रही थी। इससे लड़के को वो दिन याद हो आया जब रेगिस्तान में वो घोड़ा अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया था और एल्केमिस्ट से उसका परिचय हुआ था, और चंद्रमा की रोशनी रेगिस्तान की खामोशी पर झर रही थी, और उस आदमी की यात्रा पर जो अपने खजाने की खोज में निकला था। जब वो रेत के टीले की चोटी पर पहुंच गया तो उसका हृदय उछल पड़ा। उसके सामने चंद्रमा की रोशनी और रेगिस्तान की चमक से जगमगाते मिस्र के धीर गंभीर और आलीशान पिरामिड खड़े हुए थे। लड़का अपने घुटनों पर झुककर रोने लगा। उसने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया जिसने उसके मन में उसकी नियति के प्रति विश्वास जगाया था, और जिसने उसे राह दिखाते हुए एक राजा से, एक दुकानदार से, एक अंग्रेज से और एक एल्केमिस्ट से उसकी मुलाकात कराई थी। और इस सब से ऊपर जिसने उसे रेगिस्तान की उस स्त्री से मिलाया था जिसने उससे कहा था कि प्रेम किसी इंसान को कभी उसकी नियति से दूर नहीं रखता। अगर वो चाहता तो अब वो नखलिस्तान लौट सकता था, फातिमा के पास वापस जा सकता था और एक साधारण गडरिये का जीवन जी सकता था। आखिरकार एल्केमिस्ट भी तो रेगिस्तान में रहता चला आ रहा था, जबकि वो कायनात की जबान को समझता था और रांगे को सोने में बदलना जानता था। उसे किसी के सामने अपने इल्म और कला को साबित करने की जरूरत नहीं थी। लड़के ने खुद से कहा कि मैंने अपनी नियति को चरितार्थ करने की प्रक्रिया में वो सब सीखा है जो मुझे सीखना जरूरी था, और वो सब अनुभव किया है जिसका शायद मैंने सपना देखा था। लेकिन अब वो अपने खजाने को पाने के मकाम पर था, और उसने खुद को याद दिलाया कि कोई भी योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उस योजना के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। लड़के ने अपने चारों ओर फैली रेत को देखा और पाया कि जहां उसके आंसू गिरे थे वहां एक गुबरैला कीड़ा तेजी से भागा जा रहा था। रेगिस्तान में बिताए गए अपने समय के दौरान उसने सीखा था कि मिस्र में गुबरैले कीड़े परमेश्वर का प्रतीक होते हैं, एक और भविष्य सूचक संकेत। लड़के ने टीले को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते ही उसने क्रिस्टल के दुकानदार द्वारा कही गई एक बात के बारे में सोचा। कोई चाहे तो अपने घर के पिछवाड़े भी पिरामिड खड़ा कर सकता है। अब लड़का समझ पा रहा था कि अगर वो अपने बाकी बचे पूरे जीवन भर भी पत्थर पर पत्थर जमाता रहे तो भी वो ऐसी चीज तैयार नहीं कर सकता। लड़का उस जगह पर पूरी रात खुदाई करता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसे लगा जैसे वो उन तमाम सदियों के बोझ तले दबता चला जा रहा है जब से वे पिरामिड बने थे। लेकिन वो रुका नहीं। वो खोदने के अपने संघर्ष में लगा रहा, जिस दौरान वो उस हवा से जूझता रहा जो अक्सर उसके द्वारा हटाई गई रेत को वापस उसी गड्ढे में बहाकर ले आती थी। उसके हाथ घिस गए थे और थक गए थे, लेकिन वो अपने हृदय की बात मान रहा था। उसने कहा था कि वो वहीं पर खोदे जहां उसके आंसू टपके हों। खोदते खोदते उसे एक चट्टान मिली जिसे जब वो बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था
तभी उसे कई लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी। कई आकृतियां उसके पास आ पहुंची। चंद्रमा की रोशनी उनकी पीठ पर पड़ रही थी और लड़का न तो उनकी आंखें देख पा रहा था न उनके चेहरे। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक आकृति ने पूछा। लड़का चूंकि डर गया था इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे वो जगह मिल गई थी जहां उसका खजाना था और अब वो संभावित खतरे से डरा हुआ था। हम कबीलाई जंग के शरणार्थी हैं और हमें पैसे की जरूरत है, एक अन्य आकृति ने कहा। तुम यहां क्या छिपा रहे हो? मैं यहां कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं, लड़के ने कहा। लेकिन उनमें से एक ने लड़के को पकड़कर झटके से गड्ढे से परे खींच लिया। एक अन्य आदमी ने लड़के के थैले की तलाशी ली तो उसे उसमें सोना मिला। इसमें सोना है, उसने कहा। चंद्रमा की रोशनी में उस अरब का चेहरा चमक उठा जिसने लड़के को पकड़ रखा था और लड़के को उसकी आंखों में मौत दिखाई दी। इसके पास शायद और भी सोना है जो इसने जमीन में छिपा रखा है। उन्होंने लड़के को और खुदाई करते रहने को मजबूर किया लेकिन लड़के के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जब सूरज निकल आया तो उन्होंने लड़के को पीटना शुरू कर दिया। उसका शरीर जगह जगह से छिल गया था और वहां से खून बहने लगा था। उसकी पोशाक चिथड़े चिथड़े हो गई थी और उसे मौत अपने एकदम करीब नजर आ रही थी। अगर तुम मरने वाले हो तो पैसा तुम्हारे किस काम का है? ऐसा बहुत कम होता है कि पैसा इंसान की जिंदगी बचा ले, एल्केमिस्ट ने कहा था। अंततः लड़का उन आदमियों पर चीख पड़ा, मैं खजाने की खुदाई कर रहा हूं। और हालांकि उसका मुंह सूजा हुआ था और उससे खून बह रहा था, तब भी उसने उन हमलावरों को बताया कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने के बारे में 2 बार सपना आया था। जो आदमी उस गिरोह का मुखिया लग रहा था उसने दूसरों से कहा, छोड़ो इसे, इसके पास और कुछ नहीं है, ये सोना भी इसने निश्चय ही कहीं से चुराया होगा। लड़का लगभग बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ा। मुखिया ने उसे झकझोरा और बोला, हम जा रहे हैं। लेकिन उनके जाने के पहले मुखिया लड़के के पास वापस आया और बोला, तुम मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे और ये सीख लोगे कि इंसान को इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। 2 साल पहले ठीक इसी जगह पर मुझे भी एक सपना बार बार आया था। मैंने सपने में देखा था कि मुझे स्पेन के मैदानों में जाना चाहिए और उस चर्च के खंडहर की तलाश करनी चाहिए जहां गडरिये और उनकी भेड़ें सोती हैं। मेरे सपने में उस खंडहर के प्रार्थना सामग्री कक्ष में चिनार का एक दरख्त उगा हुआ था और मुझसे कहा गया था कि अगर मैं चिनार के उस दरख्त की जड़ों को खोदूंगा तो वहां मुझे एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं था कि उस बार बार आने वाले सपने की वजह से मैं समूचा रेगिस्तान पार करता। और वे चले गए। लड़का कांपता हुआ उठा और उसने एक बार फिर पिरामिडों की ओर देखा। वे उस पर हंसते लग रहे थे और वो भी जवाब में हंस पड़ा। उसका हृदय आनंद से फटा पड़ रहा था क्योंकि अब वो जान गया था कि उसका खजाना कहाँ है। उपसंहार। रात होते होते लड़का उस छोटे से उजाड़ गिरजाघर पर पहुंच गया। प्रार्थना सामग्री कक्ष में वो चिनार का दरख्त अभी भी खड़ा हुआ था और उस अधटूटे छप्पर के बीच से अभी भी तारे दिखाई दे रहे थे। उसने उस वक्त को याद किया जब वो अपनी भेड़ों को लेकर वहां आया था। वो एक शांत रात्रि थी, सिवा इसके
कि उसने वो सपना देखा था। अब वो वहां अपनी भेड़ों के साथ नहीं बल्कि एक कुदाल के साथ था। वो देर तक आकाश को देखता हुआ बैठा रहा। फिर उसने अपने थैले से वाइन की बोतल निकाली और उसमें से कुछ वाइन पी। उसने रेगिस्तान की उस रात को याद किया जब वो एल्केमिस्ट के साथ बैठा हुआ था और वे तारों को देखते हुए साथ साथ पी रहे थे। उसने उन बहुत से रास्तों के बारे में सोचा जिन पर उसने सफर किया था और उस विचित्र तरीके के बारे में सोचा जो परमेश्वर ने उसे उसका खजाना दिलाने के लिए अपनाया था। अगर उसने बार बार आने वाले उन सपनों की अहमियत पर विश्वास न किया होता तो उसकी मुलाकात उस जिप्सी औरत से, उस राजा से, उस चोर से, या खैर ये लंबी फेहरिस्त है, लेकिन मार्ग भविष्य सूचक संकेतों में लिखा हुआ था और इसकी कोई संभावना नहीं थी कि मैं कोई गलत रास्ता चुनता। उसने मन ही मन कहा। उसकी नींद लग गई और जब जागा तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। उसने चिनार की जड़ों के तले खोदना शुरू कर दिया। तू बूढ़ा ओझा, लड़का आसमान की ओर देखकर चिल्लाया। तुझे सारा किस्सा मालूम था। तूने तो मठ में थोड़ा सा सोना भी मेरे लिए रख छोड़ा था ताकि मैं इस गिरजाघर तक वापस आ सकूं। जब उस मठवासी ने मुझे फटे कपड़ों में देखा था तो वो मुझ पर हंसा था। क्या तू मुझे इस सब से बचा नहीं सकता था? नहीं। उसे हवा में गूंजती हुई एक आवाज सुनाई दी। अगर मैंने तुझे बता दिया होता तो तुझे पिरामिड देखने को न मिले होते। वे कितने खूबसूरत हैं कि नहीं? लड़का मुस्कुराया और उसने खोदना जारी रखा। आधे घंटे बाद उसका कुदाल किसी भारी चीज से टकराया। 1 घंटे बाद उसके सामने स्पेनिश सोने की मोहरों से भरा हुआ एक संदूक रखा हुआ था। उसमें बेशकीमती रत्न, लाल और सफेद पंखों से सजे हुए मुखौटे और जेवरों से जड़ी हुई पत्थर की मूर्तियां भी थीं। ये किसी जीत में लूटा गया वो माल था जिसके बारे में देश भूल चुका था और जिनके बारे में विजेता अपने बच्चों को बता नहीं पाया था। उसने यूरिम और थुम्मिम भी उसी संदूक में रख दिए। वे भी उसके इस नए खजाने का हिस्सा थे क्योंकि वे बूढ़े राजा की याद दिलाने वाले थे जो अब उसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला था। ये सही है, जीवन सचमुच उनके प्रति उदार होता है जो अपने खजाने की तलाश करते हैं, लड़के ने सोचा। फिर उसे याद आया कि उसे टैरिफा जाना होगा ताकि वो उस जिप्सी औरत को अपने खजाने का 10वां हिस्सा दे सके जैसा कि उसने वादा किया था। ये जिप्सी वाकई बहुत चतुर होते हैं, उसने सोचा। हो सकता है इसलिए होते हों क्योंकि वे बहुत ज्यादा भटकते रहते हैं। हवा फिर से चलने लगी थी। ये लिवेंटर थी, वो हवा जो अफ्रीका से आती थी। ये अपने साथ रेगिस्तान की गंध नहीं लिए थी, ना ही मूरों के आक्रमण के खतरे की गंध उसमें थी। इसकी बजाय उसमें उस इत्र की खुशबू थी जिसे वो अच्छी तरह पहचानता था और उसमें एक चुंबन का स्पर्श था। वो चुंबन जो उसके होठों पर थमने तक बहुत दूर से धीरे धीरे बहता हुआ आया था। लड़का मुस्कुराया। ये पहली बार था जब उस लड़की ने चुंबन भेजा था। मैं आ रहा हूं फातिमा, उसने कहा।